द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो है ये विलियम ब्लेक ने लिखा है। ठीक है, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट है। वो जस्ट पोएट नहीं था, वो पेंटर था, वो मिस्टिक था, ठीक है, वो इनग्रेवर था, वो पोएट था। और उसको क्या होती थी, अलूजन्स उसको आते थे, इसको विजन्स होते थे। वो कहता है कि मैंने एंजल्स को देखा, ठीक है, गॉड को देखा। वो कहता है कि वो कहता है, विलियम ब्लेक कहता है कि इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस गॉड, अगर आप गॉड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं या उसको एक्सपीरियंस या उसको कहता है कि विजन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहता है रैशनल और लॉजिक नहीं चाहिए, रैशनलिज्म नहीं चाहिए। आपको पता है कि मॉडर्न एज में राइटर क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे किसकी, रैशनलिज्म की। मोस्टली राइटर जो हैं वो क्या थे, फिलासफर, उस वक्त जर्मन और फ्रेंच फिलासफर किसके कायल थे, रैशनलिज्म के और एम्पिरिसिज्म के, ठीक है, और प्रैक्टिकल चीज़ों के वो कायल थे कि 2+2=4 पे जो चीज़ उतरती है वही ट्रू है। वो कहता नो, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस गॉड यू मस्ट हैव विजन, you must have imagination, you must have intuitive knowledge, transcendentalism. So all these things put together will give you experience to vision God, to see God. And I myself, he said that I have seen God, Ezekiel, angels, and lot of angels on the tree as well. So like that he said that I saw a lot of angels like that. तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो कि उसका वर्क है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं उसकी, उसमें वो ह्यूमन की दो पार्ट बताता है। यानी ह्यूमन सोल जो है उसमें वो बताता है कि एक होती है इनोसेंस और एक क्या होती है, एक्सपीरियंस। ये जो एज है उसकी, इनोसेंस वाली एज जो है ह्यूमन फॉर्म की या किसी भी चीज़ की, वो कहता है कि किसी भी मतलब जो जान जिसके अंदर लाइफ है उसकी दो फॉर्म होती हैं, मतलब एक इनोसेंस और एक एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पर अब जब एक लाइन का बच्चा छोटा है और एक मतलब गॉड है, ठीक है, और एक लाइन है, अब दोनों चाइल्डहुड में जब होते हैं तो वो दोनों को एक दूसरे से ख़तरा नहीं है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं ज़माने से तो वो एक दूसरे के लिए ख़तरा बन जाते हैं, डेंजर बन जाते हैं ना। तो वो ये बताता है कि ह्यूमन सोल की भी एक है इनोसेंट फॉर्म। इनोसेंस फॉर्म में क्या है कि उसमें बिल्कुल वो साफ है, उसमें कोई ख़तरा नहीं, एक इनोसेंस और एक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है इसमें वो एक्सपीरियंस कर लेता है, वो एक मतलब सिंफुल हो जाता है, इसमें वो लाइफ के जो अप एंड डाउन है उससे दो चार हो जाता है, उसे पता चल जाता है, वो कॉन्शियस हो जाता है। तो कहता है कि ये ट्रांसिटरी जो एज है, ये कहता है कि एक जैसे वो कहता है डे एंड नाइट, इसको वो कहता है कि डे एंड नाइट। ये कहता है ह्यूमन सोल है, एक सोल की, कहता है डे एंड नाइट जो है वो क्लॉथ है ह्यूमन सोल का। अगर आपकी लाइफ है तो आपकी लाइफ में ये दोनों चीज़ें होंगी, मतलब गुड भी होगा बैड भी होगा। ये जो इनोसेंट लाइफ है ये गुड को ज़ाहिर करती है और ये ईवल को, मतलब ना तो वो ईवल को बुरा कहता है ना गुड को वो कहता है, कि ये दोनों जो है पार्ट ऑफ लाइफ हैं, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। वो मिस्टिक था, वो इनग्रेवर था, वो पेंटर था, वो पोएट था, वो उसे विजन्स होते थे, और उसने अपनी लाइफ में जो रेवोल्यूशनरी पीरियड्स जो हैं वो भी देखे हैं। मतलब उसने रेवोल्यूशन को भी सपोर्ट किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो सपोर्ट करता है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। ज़रा लिखें ज़रा इसकी लाइफ। विलियम ब्लेक, कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। विलियम ब्लेक पैदा हुए हैं लंदन, सोहो एक प्लेस है लंदन के अंदर, उसमें लिख लें 1757 में पैदा हुए हैं और 1827 में इनकी डेथ हुई है।
अगर देखा जाए तो जो लिरिकल बैलेड जो है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जब लिरिकल बैलेड जो है वो कब लिखा था? लिरिकल 1798 1798। वेरी गुड। तो 1798 में उसने लिरिकल बैलेड जैसे लिखा था तो उसके बाद रोमांटिसिज्म का आगाज़ हुआ था, यानी रोमांटिक एज आ गई थी इंग्लैंड में। अब इस रोमांटिक एज में इस आप लाइफ से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये एज किस एज में आ रहा है, मतलब रोमांटिक एज में आ रहा है। यानी 1798 में जब उन्होंने लिखा लिरिकल बैलेड तो उसके बाद क्या आगाज़ हो गया? रोमांटिक एज का आगाज़ हो गया। तो ये हमारा राइटर जो है विलियम ब्लेक, ये किस एज में आ रहा है? रोमांटिक एज में। तो ये एक रोमांटिक राइटर था, ये लिखता था, ये विजन लिखता, इलिस्ट्रेशन देता अपनी पोइट्री को, किसके ज़रिए? पेंटिंग के ज़रिए, क्योंकि ये पेंटर भी था, ठीक है। और ये एक सेंट टाइप बंदा था, मिस्टिक भी था, जैसे सूफ़ी टाइप बंदा होता है। तो ये क्या कहता है कि ह्यूमन सोल की भी दो फॉर्म होती है, एक इनोसेंट और एक एक्सपीरियंस, ईवल गुड। कहता है ईवल और गुड जो है ये फॉर्म है, क्या है? क्लॉथ है ह्यूमन सोल का, और ये साथ साथ चलती हैं। दुख, खुशी, गमी, गुड, बैड, अप डाउन, अच्छा बुरा, ये दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन सोल, दीज आर द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल के ये कपड़े हैं और इनसे बंदा जुदा नहीं हो सकता। मैंने इसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो है वो सारा पढ़ाया हुआ है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर सुन लें। कोई भी इसकी नज़म का नाम लिख के मेरा नाम लिख देना, इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मतलब ऑग्रीज ऑफ इनोसेंस इसका वर्क है, ठीक है। एज सनफ्लावर इसका एक वर्क है, तो आप लिखें एज सनफ्लावर और आगे लिख दें सर राना यूट्यूब के ऊपर, तो आपको इससे रिलेटेड बड़ी एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगी। और लिखें जी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये राइटर जो था फ्रेंच, इसको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, किंग जो था उस वक़्त का, वो भी इसको लाइक नहीं करता था, क्योंकि ये सपोर्ट करता था किसकी? ही वॉज सपोर्टिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन। एक तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की सपोर्ट कर रहा था और अमेरिकन ये कहता था लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, चूँकि इंसान को गॉड ऑलमाइटी ने कैसे बनाया है? आज़ाद बनाया है। तो इंसान कौन होता है उसे चेंज करने वाला? तो वो कहता था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो आज़ादी मिल रही है ये भी अच्छी बात है। और अमेरिका आज़ादी किन से हासिल कर रहा था? एम्पीरियलिस्ट कौन थे? इंग्लिश पीपल, इंग्लैंड के लोग थे ना वो भी, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। अब देखिएगा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, वो क्या डेट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की? 1789 से 1799। और आप हमारे राइटर की एज देखें विलियम ब्लेक की, तो विलियम ब्लेक जो पैदा हुआ है 1757 में और इसकी डेथ हुई है 1827 में। तो आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे तो ये इसी की लाइफ के बीच में ही आ रहा है। तो उस वक्त जो मसला चल रहा था, इसको एक दो दफ़ा उन्होंने अरेस्ट भी किया था कि तुम क्यों सपोर्ट करते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उसका जो आगाज़ है वो 1765 में यानी वो हुआ है, और 1783 में। तो ये दोनों रेवोल्यूशन जो है इसने देखे हैं, एक अमेरिकन रेवोल्यूशन और दूसरा कौन सा है? लिख लें, ये है अमेरिकन रेवोल्यूशन और दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं डेट लिख देता हूँ, 1789 से 1799, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो आप नोट कर लें साथ साथ। तो आज आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैंने आपको बताया कि विलियम ब्लेक, यानी एक मैंने उसका पॉइंट लिया है तो कोशिश किया कि उससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर दूँ। फॉर एग्जांपल ऑग्री ऑफ इनोसेंस, और उसके बाद इसका वर्क है एज सनफ्लावर्स, और इसके अलावा वो जिक्र करता है सोल की, और इसके बाद टाइगर इसका एक वर्क है बड़ा प्रोमिनेंट है, टाइगर्स। विलियम ब्लेक ने कोई यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं किया। विलियम ब्लेक को वो उस वक्त समझते थे कि ये एक पागल शख्स है,
ठीक है, क्योंकि ये कोई एजुकेटेड बंदा नहीं था, इतना अनएजुकेटेड बंदा था। देखें स्पेलिंग भी इसने अपने खुद से बनाए हैं। इसको कहते हैं डिविएशन। क्या कहते हैं? डिविएशन। तो बाज़ औक़ात पोएट क्या करते हैं, तवज्जो हासिल करने के लिए क्या करते हैं, फोरग्राउंडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, हाइपरबली यूज़ कर लेते हैं, एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं हाइपरबली। जैसे वो विलियम ब्लेक कहता है कि आई सॉ 10,000 इन एट अ ग्लैंस, आई सॉ 10,000 इन नंबर। तो ये एक क्या है, एग्जैजरेशन है, उसको कहते हैं हाइपरबली। फिर लाइटटी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ लाइटटीज? लाइटटी मीन अंडर एस्टिमेट करते हैं कभी कभी अपने आप को। फिर मेटाफर यूज़ करते हैं, पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं, फिर क्या यूज़ करते हैं, और इसके अलावा सिंबलिज़म को यूज़ करते हैं, मेटाफर को यूज़ करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं उनको एसोनेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स यूज़ करते हैं कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन आ रही है तो उसे कॉन्सोनेंट्स, और वावल की रेपिटेशन आ रही है तो उसे एसोनेंट्स कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट, कैटाफोरिक एक रेफरेंस यूज़ करते हैं, एनाफोरिक रेफरेंस यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा सारा लिंग्विस्टिक में, डोंट वरी। अच्छा, ये हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली। हमने ये जाना कि विलियम ब्लेक 1757 में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई 1827 में, सोहो, लंदन, इंग्लैंड में। हमने जाना कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, इवन कि उसकी फेवर करते थे, उसके लिए उनको जेल भी देखनी पड़ी और अल्टीमेटली वो सपोर्ट करते थे। तो उसने इवन इसने आर्गूमेंट दिए कि बेकन जो था वो एक रेनेसेंस फिगर का एक राइटर था, रेनेसेंस एज का राइटर था। उसके बारे में वो कहता है कि गुड एडवाइस फॉर द सैटन्स किंगडम। इसने क्या कहा था उसको, जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, जो पिथी रिमार्क्स हैं, वो उसको क्या कहता है कि गुड एडवाइस। चूँकि एक मजहबी बंदा है तो ये इस तरह के यूटिलिटेरियन बंदे को लाइक नहीं करता। तो हो सकता है पूछ लेंगे किसने कहा कि सैटर्न किंगडम के लिए गुड एडवाइस हैं, तो यू कैन से दैट ही वाज अ विलियम ब्लेक। उसने फ्रांसिस बेकन को कहा था। उसके बाद हु लेबल्ड द रोमांटिक पोएट एज द पौंड पोएट्स। किसने उसको पौंड पोएट कहा, रोमांटिक पोएट्स को पौंड पोएट कहा? ये सौदे है, रॉबर्ट सौदे। रॉबर्ट सौदे ने उनको क्या कहा था कि ये पौंड पोएट्स हैं। सर पौंड पोएट्स यानी कि लेक पोएट्स? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हु लेबल्ड द रोमांटिक पोएट्स एज द पौंड पोएट्स। यस, पौंड पोएट्स। पौंड मीन वो लेक, और जो इनका जहाँ पे ये रहते थे और पोइट्री करते थे, इलाका इस तरह का था। वहाँ पे एक झील थी, वहाँ इन्होंने स्टे किया तो उन्होंने उनको नाम ही दे दिया कि ये क्या है, ये लेक पोएट हैं। उसके बाद बैरन्स चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज इज रिटन। किसने लिखा इसको, किस में लिखा गया? कहता है कि बैरन्स चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज इज रिटन इन द अठावा रीमा। ये अठावा रीमा जो है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। ये बेसिकली इसको स्टार्ट किया था बोकाशियो ने। बोकाशियो इटालियन पोएट था। अठावा रीमा को किसने स्टार्ट किया था? अठावा रीमा। ठीक है, ये एक स्टाइल है पोइट्री का, और इसमें क्या किया जाता है, कुछ पॉइंट नोट कर लें इसके बारे में। इसमें ये क्या किया जाता है कि इसमें डिटेल एक हीरोइक जो है स्टाइल के साथ लिखा जाता है, और इसमें मतलब सबसे पहले इसका जो आगाज़ किया गया था वो इटालियन पोइट्री से किया गया था। इटालियन जो है उन्होंने इसको इनिशिएट किया था, और उसको कहते हैं कि इसके जो इनिशिएट करने वाले हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं, वो इटालियन है, और उसमें नाम आता है किसका, बोकाशियो का। इटालियन स्टाइल पोइट्री भी कहते हैं। अठावा रीमा अगर लिखा हो तो समझ जाएं ये कौन सा स्टाइल है पोइट्री का, ये स्टाइल है इटालियन। और इसको स्टार्ट करने वाला पोएट कौन है? बोकाशियो। और ये कौन सा क्वेश्चन था?
तीसरा क्वेश्चन था, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लिख लें। लॉन्ग हीरोइक थीम इसके अंदर बताया जाता है। लॉन्ग हीरोइक थीम पॉपुलर फॉर द, किसके लिए पॉपुलर था? मॉक एपिक के लिए। यानी मॉक एपिक जो है वो किस में लिखी जाएगी? अठावा रीमा। मॉक एपिक का ये स्टाइल है, मॉक एपिक में इसको यूज़ किया जाता है। और अठावा रीमा जो है इसको बोकाशियो ने इटली के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट टाइम। और भी इसमें लिख लें, कंसिस्ट ऑफ द 8 आयम्बिक लाइन। इसके अंदर क्या होती है? 8 आयम्बिक लाइन। कोई बताएगा व्हाट इज आयम्बिक? This is the combination of stressed and unstressed beat. Beat first will get stress or unstress when we want to. Unstressed, stressed, unstressed. Yes, very good. So in iambic style we will have unstress and stress combination. What we have? unstress पहले आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेस आएगा। और शेक्सपियर जो है वो इसमें पोइट्री करता था, लेकिन वो क्या इस्तेमाल करता था? आइएम्बिक पेंटामीटर। उसमें जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के कितने होते थे फीट? 5 feet. 5 फीट। ये समझ लें कि ये फुट हैं। 1 2 3 4 5। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो ये होते थे आइएम्बिक पेंटामीटर। होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसमें क्या होगा? 8 आइएम्बिक लाइंस होती हैं और उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती हैं ज़रा नोट कर लें। ये राइम्ड इस तरह होती है, ए बी ए, ठीक है, बी ए बी सी सी। इसमें कौन कौन सी राइम है ये देख लें। ये 8 लाइन है। कितनी लाइन है? 8। तो इसमें ये लाइन जो है वो इसके साथ राइम है, ये इसके साथ राइम है, ये दोनों राइम्ड हैं और ये फिर राइम्ड है। तो ये इस तरह की इसकी राइमिंग स्कीम होगी। ए बी सी सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये टोटल कितनी है? 8 आइएम्बिक लाइंस। आइएम्बिक लाइंस का मतलब क्या है कि एक अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह चलेगी। होप यू गॉट द पॉइंट। ये 2 पॉइंट जो हैं हमने क्लियर कर लिए कि अठावा रीमा क्या होता है। बैरन्स चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज इज रिटन किस में लिखी गई है? अठावा रीमा में। मॉक हीरोइक स्टाइल में जब पोइट्री की जाती थी, एपिक लिखी जाती थी, उसमें ये यूज़ किया जाता था। सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? इंटेलियंस ने। इंटेलियन में कौन था इसका सब इंट्रोड्यूस करवाने वाला? कौन था? क्या नाम अभी मैंने बताया? बोकाशियो इटालियन पोएट था। जैसे हमने एक और पेट्रार्क पढ़ा था, वो भी इटालियन पोएट था। पेट्रार्क ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? पेट्रार्क इटालियन पोएट था, उसने सोनेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है आपको। और उससे आई इंग्लैंड में सोनेट, और सोनेट का उन्होंने फॉर्मेट बस चेंज कर दिया। मतलब वो क्या बनाते थे? ऊपर क्या बनाते थे? 8 लाइंस। उसको क्या कहते थे? ऑक्टेव्स। ऑक्टल का मतलब होता है 8 वैसे, ठीक है। तो उन्होंने ऑक्टेव उसको नाम दिया था। और नीचे क्या बनाते थे? 6 लाइन, उसको कहते थे सिस्टेट। तो 8 और 6 जो होता है वो कितनी होती हैं? टोटल 14 लाइंस की वो सोनेट बनाते थे। लेकिन जब शेक्सपियर के पास आई तो शेक्सपियर ने उसे क्या किया? 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 कर दिया। कितने बन गई? 8 बन गई। और फिर 1 2 3 4, और ये कितनी? 12 बन गई। अब 2 का उसने कॉपलेट मिला दिया, मतलब ये बन गई क्वाट्रेंट्स, इसे कहते हैं क्वाट्रेंट्स। 4, ये 4 बन गई। ये शेक्सपियर का स्टाइल है। और ये उसने क्या मिलाया साथ इसके? हीरोइक कॉपलेट। कॉपलेट का मतलब क्या होता है? हीरोइक कॉपलेट। कॉपलेट का मतलब होता है 2 लाइंस। क्या होती हैं? 2 लाइंस। तो उसने क्वार्टरन कितने बनाए? 1 2 3, और 4 और 3 कितने बन गए? 12, और 12 के साथ 2 जो और मिला दिए तो फिर उसने 14 पूरा कर दिया। यानी
पहली चीज़ मौजूद थी उसी को रिन्यू करके आपको दिखा दिया। जैसे अजरा पॉन्ड ने कहा था मेक इट न्यू, कि एंशियंट चीज़ें जो हैं वो अपनी बेस्ट कॉपी हैं, आप उनको ज़रा थोड़ा सा चेंज करें और नई चीज़ बना लें। और देखने आपने पढ़ा टी.एस. इलियट को, वो पुरानी चीज़ों को उठा के, कोई ओविड की मेटामॉर्फोसिस उठा ली, कोई कुछ उठा ली, कोई कौन सी स्टोरी उठा ली, कोई कौन सी, इतना मिक्सचर करके उसने क्या कहा, उसने कहा कि मॉडर्न पोएट के अंदर ये एक करेक्टरिस्टिक है कि वो यूनिफिकेशन ऑफ थाट्स। टी.एस. इलियट ने क्या कहा था कि उनके अंदर यूनिफिकेशन ऑफ थाट है और